हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस पीसीएस बाय एस्पिरेंट्स। दोस्तों, पिछले कई दिनों से लगातार अगर आप इंडियन एक्सप्रेस या द हिंदू को फॉलो करते हैं तो आपको G20 के बारे में बहुत सी जानकारी मिल रही है। लगातार बहुत सारे आर्टिकल्स G20 पर आ रहे हैं, लेकिन आज के इंडियन एक्सप्रेस में G20 पर एक ऐसा शानदार आर्टिकल है कि आप केवल उस आर्टिकल को पढ़कर G20 के बेसिक्स समझ सकते हैं। G20 का ऑब्जेक्टिव, G20 की हिस्ट्री, G20 में क्या होता है क्या नहीं होता, ये सारी बात आप सिर्फ एक आर्टिकल से समझ सकते हैं। उसके बाद मंथली कंपाइलेशन जब भी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का आएगा, किसी मैगजीन का आएगा, उसको पढ़कर आप G20 के बारे में और जो भी चीज़ें एक्स्ट्रा जाननी होंगी वो आप जान जाएंगे। तो चलिए बात करते हैं इंडियन एक्सप्रेस के आज के न्यूज़पेपर के उस आर्टिकल की जो G20 के बारे में पूरी पिक्चर आपको क्लियर करेगा। तो फ्रेंड्स, ये है वो आर्टिकल, एज वर्ल्ड लीडर्स गैदर इन न्यू दिल्ली अ G20 प्रीमियर। इसके बारे में बात करेंगे। इस आर्टिकल में है G20 की हिस्ट्री क्या है, G20 का पर्पस क्या है, G20 का सिग्निफिकेंस क्या है, ये पूरी बात, इंडिया की प्रेसिडेंसी से क्या फ़ायदा है क्या नुकसान है, सारी बातें आपको इस एक आर्टिकल में क्लियर होंगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि G20 है क्या। तो जैसा कि नाम से क्लियर है, तो आपको लगता होगा कि इसमें 20 देश हैं। जो नहीं जानते हैं उसके बारे में कहा जा रहा है, बाकी आप लोग तैयारी करने वाले हैं, आपको पता होगा। G20 एक ऐसी ग्रुपिंग है जिसमें कि 19 नेशंस हैं और प्लस एक यूरोपियन यूनियन है। आज से ये समीकरण, ये इक्वेशन भी चेंज होने वाला है, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी मेंबरशिप मिलने वाली है G20 की। इंडिया की आज की मीटिंग में G20 में ऐसा सुनने में आया है। खैर, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अभी बात करते हैं कि G20 है क्या। तो G20 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन का एक ग्रुप है। इस ग्रुप के बारे में जो सबसे खास बात, जो मेंस की पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना होगा, वो ये होगा कि G20 इंडिया के 85% ग्लोबल GDP, 75% ग्लोबल ट्रेड और लगभग 2/3 वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है। इसके जो मेजर ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपको यहाँ देखने होंगे। मेजर पहला जो ऑब्जेक्टिव है वो है कि कोऑर्डिनेट पॉलिसी अमंग मेंबर्स टू अचीव ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। मतलब कि वर्ल्ड लेवल पर इकोनॉमी के क्षेत्र में स्टेबिलिटी हो, स्थिरता हो, एक तो ये इसका ऑब्जेक्टिव है। दूसरा है कि जो ग्रोथ हो वो सस्टेनेबल ग्रोथ हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आपने सुना होगा, वैसे ही सस्टेनेबल ग्रोथ भी होता है। उसके बाद जो दूसरा इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है, ये फाइनेंशियल रेगुलेशंस को प्रमोट करता है ताकि फ्यूचर में होने वाले किसी भी फाइनेंशियल क्राइसिस के चांसेस को कम किया जा सके। तीसरा जो इसका मेजर ऑब्जेक्टिव है वो है कि क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। ये तो आप समझ गए होंगे। बात करते हैं कि ये कब और क्यों G20 बनाया गया, G20 के बनाने के पीछे का कारण क्या है। तो दोस्तों, 1997 में क्या हुआ कि कुछ फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज थी ईस्ट एशिया की, उनके ऊपर एक संकट आया। वो संकट है एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस। तो आपको क्या याद रखना है कि 1997 में एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस आता है, और ये जो एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस है ये धीरे धीरे लैटिन अमेरिका के क्षेत्र में भी बढ़ने लगता है। लैटिन अमेरिका का मतलब होता है साउथ अमेरिका के क्षेत्र में। उस समय आप कह सकते हैं इस क्राइसिस में G22 था, जो कि G20 का पहला अर्लियर इटरेशन आप कह सकते हैं। वो 1998 में 22 इकोनॉमीज़ की बैठक हुई, और इनिशियली उन लोगों ने ये जो अचानक से 1997 में ये क्राइसिस आया था, एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, इसके रिस्पॉन्स में उन लोगों ने इसकी मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। फिर 1999 में दो और मीटिंग्स भी होती हैं जिसमें कि 33 मेंबर्स होते हैं, 33, तो उसको G33 आप कह सकते हैं। फिर लेट 1999 में इनको समझ में आता है कि एक ग्रुपिंग फॉर्म करनी चाहिए, तो G20 नाम का एक ग्रुप फॉर्म होता है। ये क्या है, तो इसके बारे में आप यहाँ देखिए। इन लेट 1999 द G20 वॉज फाउंडेड विद इट्स करंट कंपोजिशन एज एन इनफॉर्मल फोरम फॉर फाइनेंस मिनिस्टर्स एंड सेंट्रल बैंक गवर्नर्स ऑफ इट्स मेंबर्स टू मीट एनुअली। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं कि ये जो एनुअल लीडर समिट है ये कब से शुरू हुआ। यहाँ पर आपने क्या देखा कि सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स और फाइनेंस मिनिस्टर्स मीट करेंगे एनुअली, मतलब हर साल इनकी मीटिंग होगी। लेकिन जो एनुअल लीडर्स हैं, जो किसी देश का लीडर होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, इनकी मीटिंग कब से शुरू हुई, तो 1999 से 2008 तक आप कह सकते हैं कि ये जो G20 था ये बहुत ज़्यादा चर्चा में नहीं रहता था। लेकिन जब ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया 2008 में, जो कि आप सब प्राइम क्राइसिस यूएसए का पढ़ते हैं, उसके बारे में आपको पता होगा। सब प्राइम क्राइसिस बेसिकली ये था कि यूएसए में बहुत सारे लोगों ने लोन लिया था,
और उस लोन को वो चुकाने की स्थिति में नहीं आए थे। मैं साधारण शब्दों में आपको बता रहा हूँ, बहुत ईजी करके बता रहा हूँ, आप इसको पढ़ सकते हैं जाके। सब प्राइम क्राइसिस जो था वो ये था कि यूएस में बहुत सारे लोगों ने लोन ले लिया है, उस लोन को वो वापस चुका नहीं पा रहे हैं, नहीं चुकाएंगे तो जिससे लोन लिया है वो इंस्टीट्यूशंस बर्बाद हो जाएंगे। वो फाइनेंशियल जो उनका ब्रेकडाउन होगा उन इंस्टीट्यूशंस का, वो पूरी दुनिया में एक अलग तरह का क्राइसिस लेकर आया, जिसको सब प्राइम क्राइसिस कहते हैं। और आप ये भी कहते हैं कि बाद में वही ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हो गया, जो वैश्विक मंदी 2008 से 2010 तक देखने को मिली, जिसको हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन जो था वो तो आपको पता होगा कि 1929 से 39 के बीच में आया था। लेकिन ये जो था ग्रेट डिप्रेशन के बाद जो सबसे खतरनाक वाला इकोनॉमिक क्राइसिस था वो 2008 का फाइनेंशियल क्राइसिस था। तो इससे निपटने के लिए फ्रांस, जो उस समय यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंसी होल्ड करता था, उसने आर्ग्यू किया, मतलब उसने ये रिक्वेस्ट की, एक तरह से आप कहिए, उसने कहा सबसे पहले कि एक इमरजेंसी मीटिंग बुलानी चाहिए। और सबसे पहले G20 के लीडर्स का जो समिट था वो वाशिंगटन डीसी में नवंबर 2008 में बुलाया गया। वाशिंगटन में क्यों बुलाया गया? क्योंकि सारा किया धरा तो अमेरिका का था, तो इसलिए वहाँ बुलाया गया। इस बार जो बुलाया गया था 2008 में, उसमें IMF, वर्ल्ड बैंक और यूनाइटेड नेशंस के हेड भी बुलाए गए थे, स्पेन और नीदरलैंड को भी बुलाया गया था। उसके बाद से लगातार एनुअल समिट होता रहता है। एनुअल समिट जो होता है वो G20 का जो 20 मेंबर्स है, ये ग्रुपिंग कैसे काम करती है, तो सबसे पहली बात आपको जाननी है कि G20 जो है वो एक इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। इनफॉर्मल ग्रुपिंग इसलिए है क्योंकि इसका कोई परमानेंट सेक्रेटरीट नहीं है, इसका कोई परमानेंट स्टाफ नहीं है, कोई हेडक्वार्टर नहीं है, इसलिए ये क्या है, इनफॉर्मल ग्रुपिंग है। अगर फॉर्मल होता तो एक ऑफिस होता ना इसका, कम से कम, वो नहीं है। उसके बाद बात करते हैं कि इसकी प्रेसिडेंसी जो है वो रोटेट होती रहती है। रोटेट कैसे होती है कि जैसे 20 देश हैं तो उनको बारी बारी से मौका दिया जाएगा। इसमें क्या है कि ग्रुपिंग बना दी जाती है 5-5 टीम की, 5-5 कंट्रीज़ की, ऐसे 4 ग्रुपिंग बना दी गई है। इस 4 ग्रुपिंग में से मान लीजिए ये ग्रुप नंबर 1 है, ग्रुप नंबर 2 है, ग्रुप नंबर 3, ग्रुप नंबर 4। ग्रुप नंबर 1 का जब टाइम आएगा तो इसके जो 5 कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी एक को ये लोग चुन लेंगे मिलके कि आप चलिए इसका होस्ट करिए उस साल की मीटिंग का। अब इसमें जो प्रेसिडेंसी होती है, इसमें एक वर्ड आता है, वो ट्रोइका वर्ड आता है। ट्रोइका का मतलब है कि जैसे इस साल इंडिया G20 का प्रेसिडेंट है, उसके पहले कौन था, तो इंडोनेशिया था, और इंडिया के बाद कौन बनेगा, ब्राज़ील बनेगा। तो ये जो 3 हैं, मतलब प्रीवियस ईयर के जो प्रेसिडेंट हैं G20 के वो, करंट ईयर के जो प्रेसिडेंट हैं G20 के वो, और जो आने वाले ईयर में जो G20 होगा उसके जो प्रेसिडेंट होंगे, इन तीनों को मिलाकर कंट्रीज़ को हम कहते हैं ट्रोइका। और ये लोग मिलकर ही इसको हेल्प करके एक दूसरे से ऑर्गेनाइज कराने की कोशिश करते हैं। 1 दिसंबर 2022 से नवंबर 30 2023 तक भारत रहेगा, उसके बाद ब्राज़ील हो जाएगा। G20 इनफॉर्मल क्यों है? क्योंकि इसके जो डिसीजंस होते हैं वो ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट नहीं होते हैं, एक तो ये भी कारण है इसका। जैसे ये लोग मिलकर बातचीत करेंगे कि ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है, वैसा काम करना है, फिर इस पर क्या होगा, ये अपने देश में जाकर उससे रिलेटेड कोई लॉ वगैरह पास करके काम करेंगे। तो G20 की प्रेसिडेंसी कैसे डिटरमिन होती है, मैंने बता दिया कि 5 ग्रुपिंग्स हैं, सॉरी मैंने 4 बोल दिया था शायद, है ना, 5 ग्रुपिंग्स हैं। 5 ग्रुपिंग्स हैं, इसमें पांचों ग्रुपिंग्स मिलके एक दूसरे के साथ एक ग्रुप को डिसाइड करना होता है कि पहले ग्रुप से मेंबर बनेंगे, फिर दूसरे ग्रुप से, फिर तीसरे, फिर चौथे, फिर पांचवें। हर ग्रुप में मेंबर्स हैं और उसके हिसाब से वो आपस में डिसाइड कर लेते हैं। जैसे इंडिया जो है वो ग्रुप 2 का पार्ट है, और ग्रुप 2 में रशिया भी है, साउथ अफ्रीका भी है और तुर्की भी है। ये चारों मिलकर डिसाइड किया इन लोगों ने कि इस बार इंडिया को दे देते हैं प्रेसिडेंसी। ठीक है, अब इससे क्या होगा, G20 के प्रेसिडेंशिप से क्या होता है? सबसे खास बात यह है कि जब G20 की प्रेसिडेंसी किसी देश को मिलती है तो ये बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम है। वो डिसाइड करता है कि इस साल का एजेंडा क्या होगा, किस चीज़ पर बात की जाएगी। बाकी जो मेंबर्स हैं उनके कंसल्टेशंस की सहायता से वो ऑर्गेनाइज करता है। सारी जो मीटिंग्स होगी G20 के लीडर्स की वो उसके देश में होंगी, जिस देश ने ये डिसाइड किया है कि वो प्रेसिडेंट है। वो इनविटेशंस भेजेगा, सारे कंट्रीज़ के लोग उसके यहाँ आएंगे और फिर उसकी वो मेजर जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पूरी करेगा। G20 का वर्किंग स्ट्रक्चर क्या है? तो G20 का जो वर्किंग स्ट्रक्चर है वो आपको पता है, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ। द G20 वर्क इन 3 मेजर ट्रैक्स, 2 ऑफ देम आर ऑफिशियल एंड 1 इज़ अनऑफिशियल। फॉर्मर इंडियन डिप्लोमेट JS मुकुल से बात की, उन्होंने बताया कि शेरपा एक होते हैं, जो कि आपको पता है एक शेरपा होता है, अभी अमिताभ कांत जो थे वो शेरपा थे इसके, तो ये काम इसका होता है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, व्हाट विल हैपन एट द G20 लीडर्स समिट। भाई ये लोग मिल रहे हैं, ये लोग मिलके यहाँ पे करेंगे क्या?
तो यूजुअली जब ये मिलते हैं तो एक कम्युनिक होता है, उस कम्युनिक पर एक जॉइंट कम्युनिक होता है जिस पर सारे मेंबर्स एग्री करते हैं। यहाँ जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो लिए जाते हैं कंसेंसस के बेसिस पे। कंसेंसस का मतलब है कि अगर 50 लोगों के सामने कोई समस्या रखी गई है और उसका कोई सॉल्यूशन भी दिया गया है तो 50 लोग अगर उसको एक्सेप्ट करें तो उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि वो है कंसेंसस। तो कंसेंसस के बेस पर डिसीजन होते हैं यहाँ पे। फ्यूचर में क्या कोऑपरेशन करना है, कैसे इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचना है, आगे के मैटर्स को इकोनॉमिक क्राइसिस वगैरह आए उससे रिलेटेड क्या करना है, ये सारी बातें डिस्कस होती हैं। अब ये देखिए ये स्टेटमेंट, ये आप पैराग्राफ देखिए। वाइल नो कंक्रीट एजेंडा इज मेंशन्ड on the outset, border climate change related cooperation and sustainability have been pointed to in official statement। तो ये सब बातें होती हैं, क्लाइमेट चेंज वगैरह की बातें की जाती हैं और तमाम तरह की बातें की जाती हैं। इस बार आपको पता है कि रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन नहीं आ रहे हैं, चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग नहीं आ रहे हैं, उन्होंने अपने प्राइम मिनिस्टर को भेज दिया है। बाकी लोग धीरे धीरे आ रहे हैं, आ ही गए हैं, अब तो मीटिंग भी चालू हो गई है। बात करते हैं कि इस बार का थीम क्या है G20 का। तो आप सबको पता है थीम है वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। इसके बारे में आपको जानना चाहिए, आपका कमेंट करके बताइएगा कि वसुधैव कुटुंबकम किस उपनिषद से लिया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों ये है कि आज के इस आर्टिकल में जो G20 का ये आर्टिकल है इंडियन एक्सप्रेस का, ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल इसलिए हो जाता है क्योंकि ये आर्टिकल G20 के बारे में पूरी जानकारी देता है। और इसके बाद अब आप इंतज़ार करिए मंथली कंपाइलेशन की, और जो भी मंथली कंपाइलेशन आएगा उसको पढ़ेंगे आप तो वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। थैंक यू सो मच।